नमस्कार, मैं सतेश सर एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इसके पहले हमने मूल अधिकारों से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है उसको आप देखिए, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 यह कहता है कि यदि कोई ऐसा कानून या विधि विधायिका के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है या पहले से है, तो वह मूल अधिकारों से अगर असंगत है तो उसे यह शून्य घोषित करवा सकता है, अर्थात किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 एक तरफ है और दूसरी तरफ है क्या? मूल अधिकार, मूल अधिकार। और एक तरफ है आपका न्यायालय। क्या है? न्यायालय की तरफ कौन है? विधायिका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 13 जो है यह कहता है कि हम व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे, व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे, जिसके कारण यह अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहलाता है। साथ ही साथ यह अनुच्छेद 13 जो है इसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन जैसी शक्ति है जो कि इसने न्यायालय को दे रखी है। तो न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। इस शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास है। किसके द्वारा है? अनुच्छेद 13 के द्वारा है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है यह किसी न्याय या विधि की समीक्षा करता है अगर वह मूल अधिकारों से असंगत है, ठीक है। वो कोई ऐसी कोई भी विधि हो जो कि पहले से या विद्यमान हो या संविधान लागू होने के बाद बनी हो, उन सब की समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के द्वारा, ठीक है। और न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। कहां से? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का जन्म जो है अमेरिका में ही हुआ था। वहां के एक जज थे जिनका नाम है क्या? मार्सन। जो मार्सन जज थे इन्होंने ही न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत को जन्म दिया था और इनके समक्ष एक वाद आया था मॉर्बिनी बनाम मेडिसिन। मॉर्बिनी बनाम मेडिसिन वाद में वहां के जज मॉर्सन ने 1803 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत दिया था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? मार्शल। और देश की बात होगी तो अमेरिका, ठीक है। लेकिन कुछ जो है विधि शास्त्री जैसे स्मिथ हैं वो ये मानते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जन्म जो है ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। तो बात करते हैं, बात इसे कर रहे थे अनुच्छेद 13 की। तो ऐसी कोई भी विधि जो अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत हो वह जो है अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय उसे असंगत घोषित कर देगा और वह शून्य, वह विधि जो है शून्य हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके खंडों की कि इसमें कितने खंड हैं। तो अनुच्छेद 13 के 3 खंड हैं। तो पहले खंड की बात कर लेते हैं। तो पहले खंड में दिया गया है संविधान पूर्व विधि। पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि का मतलब है कोई ऐसा कानून जो संविधान लागू होने के पहले से चला आ रहा है और मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा जो है कानून न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के द्वारा समाप्त कर देगा, अर्थात उसे शून्य घोषित कर सकता है। और वह विधि प्रारब्धता शून्य नहीं होगी, तात्कालिक समय के लिए लागू रहेगी लेकिन प्रारब्धता शून्य नहीं होगी। साथ ही साथ में वह विधि मूल अधिकार के हटने के पश्चात
पुनः जागृत अवस्था में आ जाएगी। जब तक मूल अधिकार उसे ढके रहेगा अर्थात मूल अधिकार उसे आच्छादित किए रहेगा तब तक वह प्रसुप्त अवस्था में रहेगी अर्थात अक्रिय अवस्था में रहेगी, वह निरर्थक हो जाएगी तब तक जब तक मूल अधिकार उसे आच्छादित किए रहेगा। तो इसमें एक सिद्धांत आता है, इसे हम कह रहे हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत कहां से आया? ये आपके अनुच्छेद 13(1) के द्वारा। और भारत में कब रहा, कब से लागू हुआ आच्छादन का सिद्धांत? तो ये जो है एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसको बोलते हैं भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश वाद में ये सिद्धांत आया आच्छादन का सिद्धांत। अर्थात कोई ऐसी विधि है जो संविधान लागू होने के पूर्व से चली आ रही है और वह मूल अधिकारों से असंगत है, तो ऐसी विधि को न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के द्वारा उसे शून्य घोषित कर देता है और वह विधि प्रसुप्त अवस्था में चली जाती है। यह संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों पर लागू होता है आच्छादन का सिद्धांत। ये आच्छादन का सिद्धांत जो है दोनों पर लागू होता है, चाहे संविधान पूर्व विधि हो चाहे संविधान पश्चात विधि हो। ठीक है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वह सुप्रीम कोर्ट को, एसपी को अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। ठीक है, ये उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है, जिसके द्वारा यह किसी मूल अधिकार से असंगत कानून पर सुनवाई करते हैं या उस असंगत कानून की समीक्षा करते हैं, पुनर्विलोकन करते हैं उसका। पुनर्विलोकन मतलब क्या होता है? विलोकन मतलब होता है देखना और पुनर्विलोकन मतलब होता है दोबारा। अर्थात एक बार तो जो विधायक का कानून बनाते हैं वो देखती है ये सही है कि नहीं है, वहां पे संसद में पास होता है, बहस होती है, तो पहली बात। और दूसरी बात उसको देखता है कोई संवैधानिक पीठ, वो क्या? न्यायालय। तो न्यायालय जब दोबारा देखेगा उसको, जब अपने आप से जब देखेगा तो दोबारा हो जाएगा। जैसे क्या कहा गया इसको? न्यायिक पुनर्विलोकन कहा गया इसे। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ पर मूल अधिकार के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है, इस हाई कोर्ट की अधिकारता सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अधिक है। यहाँ पर सिर्फ मूल अधिकार के लिए हम जा सकते हैं जो कि अनुच्छेद 32 के तहत तो सुनवाई करेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग मूल अधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त अन्य जितने भी कानूनी उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, आप कोई भी केस लेकर जाएंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत उसकी मतलब पुनरावलोकन कर सकता है उस कानून का। ठीक है, मूल अधिकारों से ये संगत ना हो, चाहे जो ऐसी कोई भी विधि हो जो आपके किसी भी कानूनी विधि की या मूल अधिकार विधि की उल्लंघन करती है, तो वह अनुच्छेद हाई कोर्ट 226 के तहत उस पर सुनवाई करेगा और रिटेन दायर करेगा। जबकि इसमें सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए ही आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर सिर्फ मूल अधिकार के उल्लंघन में अनुच्छेद 32 के तहत रिटेन जारी करेगा। ठीक है, तो ये रही बात किसकी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विलोकन शक्ति की। ठीक है, तो इस वाद में एक अनुच्छेद 13 जो संविधान पूर्व विधि है, इसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बोलते हैं। इसको इंग्लिश में संविधान पूर्व विधि या प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला प्रकरण। सबरीमाला जो कि एक मंदिर है, केरल राज्य में स्थित है, यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा क्या थे? ब्रह्मचारी थे, इसलिए वहां पर एक प्रथा चली आ रही थी, या 12वीं सदी से ही चली आ रही, 12वीं शताब्दी से ही चली आ रही है कि वहां पर 10 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य जिन महिलाओं की उम्र है, अर्थात जिनकी आयु 10 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य में है, ऐसी महिलाएं जो है सबरीमाला में भगवान अयप्पा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कई महिलाओं ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कई ट्रस्ट भी हुए इनके साथ में, और कहा कि यह हमारे धर्म से संबंधित अधिकारों का उल्लंघन करती है यह प्रथा, और इस प्रथा को समाप्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि दीपक मिश्रा, कौन थे चीफ जस्टिस उस टाइम पे? दीपक मिश्रा जी ने 28 सितंबर
2018 को अपना फैसला सुनाया, जो कि ये 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, और इसने फैसला दिया कि यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अतः ये फैसला सुनाया जाता है कि महिलाओं की उम्र चाहे जो हो, वो भगवान अयप्पा का दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात, इस फैसले के पश्चात वहां के तंत्री, जो सबरीमाला मंदिर का तंत्री था अर्थात पुजारी, मुख्य पुजारी, उसने रिव्यू पिटीशन दायर की। रिव्यू पिटीशन का मतलब है न्यायालय अपने जो निर्णय है, अपना निर्णय जो उसने दिया है उसकी पुनर्समीक्षा करे। तो न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा अनुच्छेद 137 के तहत करता है। इसके तहत अनुच्छेद 137 के तहत, जबकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या रिव्यू की बात जो है न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसको जानते रहिए, ठीक है। तो वहां पर अभी नवंबर में जो है, नवंबर 2019 में जो है ये आपके आए थे उस टाइम के चीफ जस्टिस से रंजन गोगोई, ठीक है। तो रंजन गोगोई ने जो है इस फैसले को सुनाया और कहा कि इसे हम संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर करते हैं, और 7 सदस्यीय जजों की एक पैनल गठित की गई और उसमें इसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये कह दिया था कि ये जो फैसला दिया गया है आदरणीय चीफ जस्टिस के द्वारा, जो कि दीपक मिश्रा जी के द्वारा दिया गया था, यह फैसला लागू रहेगा, अर्थात महिलाएं भगवान अयप्पा का दर्शन करती रहेंगी, इस पर कोई रोक नहीं लगाएगी। तो ये था प्रकरण किस प्रकार का, अनुच्छेद 13(1) वाला। अर्थात यदि कोई कानून जो है अधिकारों का उल्लंघन करता है महिलाओं के, धर्म से संबंधित हो चाहे इससे संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, तो न्यायालय उसका पुनर्विलोकन शक्ति के द्वारा उसे क्या कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है, और वह ऐसी विधि प्रसूत अवस्था में चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आई हुई। 13(1) के तहत संविधान पूर्व विधि लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है संविधान पश्चात या संविधानेतर विधि, जो कि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आच्छादन का सिद्धांत आया था, किसमें, अनुच्छेद 13(1) में, जो भी हमने बताया संविधान पूर्व विधि में। संविधान पूर्व विधि में कौन सा आया था सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत आया था, आच्छादन का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं 13(2), अनुच्छेद 13(2) की, ये है इसमें संविधानेतर विधि, संविधानेतर विधि। संविधानेतर विधि के अंतर्गत क्या है कि ऐसी कोई भी विधि जो कि संविधान लागू होने के पश्चात, अर्थात ऐसी कोई विधि जो 26 जनवरी 1950 के बाद लागू होती है, 1950 के बाद लागू होती है, ऐसी कोई भी विधि लागू कैसे होगी, अर्थात कोई विधायक या विधानमंडल ऐसी कोई विधि बना देता है संविधान लागू होने के पश्चात, और वह विधि क्या हो, मूल अधिकारों से असंगत हो, तो ऐसी विधि को न्यायालय जो है पुनर्विलोकन शक्ति के द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा करेगा, और हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के द्वारा करेगा, ठीक है। तो वह उसे क्या करेगा, शून्य घोषित कर देगा, और ऐसी विधि प्रारब्धतः शून्य होगी, अर्थात जब से बनी होगी तब से वो शून्य घोषित होगी। और इस तरीके से इस जो है 13(2) में एक सिद्धांत आता है, इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। क्या कहते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए अब इस सिद्धांत में क्या है, इस विधि के द्वारा कौन सा है, संविधानेतर विधि के अंतर्गत ये आया पृथक्करण का सिद्धांत, 13(2) के तहत पृथक्करण का सिद्धांत आया। कैसे है, ये कहता है, 13(2) ये कहता है कि यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है, कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, या उल्लंघन की सीमा तक, उल्लंघन की सीमा तक, उल्लंघन की सीमा तक वह शून्य घोषित हो जाएगी न्यायालय के द्वारा, उल्लंघन की सीमा तक वह शून्य घोषित हो जाएगी न्यायालय के द्वारा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कोई विधि विधायिका ने बनाई और उसके कई खंड हैं, पहला खंड ये है, दूसरा खंड ये है, तीसरा खंड ये है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा, अब कोई ये मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा
ये केस न्यायालय में गया, किसी ने कह दिया कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन ये वाला खंड कर रहा है और ये वाला नहीं कर रहा है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायालय इसकी परीक्षण करेगा इसका, और जब देखेगा कि ये विधि जो है, ये खंड जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय इसे क्या करेगा, शून्य घोषित कर देगा, लेकिन ये इतनी विधि जो है वो लागू रहेगी, लागू हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक, पीछे क्या 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 कहा गया, उल्लंघन की सीमा तक, अर्थात ये कोई विधि है और यहाँ तक ये उल्लंघन हो रहा है मूल अधिकार का, तो ये उल्लंघन की सीमा यहाँ तक हुई, इसको काट के मूल अधिकार से ये उस विधि से निकाल के हटा दिया जाएगा। ठीक है, और ये इतनी विधि लागू कर दी जाएगी। ठीक है, और यदि ये दोनों विधियां इसी पर निर्भर है, ये दोनों इसके बिना नहीं रह सकती है, ये दोनों इसके बिना नहीं रह सकती हैं, तो ये संपूर्ण विधि जो है शून्य घोषित कर दी जाएगी न्यायालय के द्वारा, अपने न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के द्वारा। यदि वो सुप्रीम कोर्ट है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा, यदि हाई कोर्ट है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा। ठीक है, अब हम इसी को एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भारत में ये कह दिया गया या प्रदेश सरकार ने ये कह दिया कि अब महिलाएं जो है सार्वजनिक स्तर पर कोई सामग्री न बेच सकती हैं और न खा सकती हैं। ठीक है, और ये कानून ला दिया गया, और दूसरा इसी में जोड़ दिया, ना बेच सकती है महिला, ना तो बेच सकती है और ना उसका उपयोग कर सकती है, और ना उसका उपयोग कर सकती है सार्वजनिक स्तर पर। कहां पर, सार्वजनिक स्तर पर। लेकिन इसमें एक और आर्टिकल, इसमें और एक विधि जोड़ी गई है कि वो घर पर, मतलब घर पर कुटीर उद्योग लगा सकती हैं, कुटीर उद्योग लगा सकती हैं, लेकिन उनको कुटीर उद्योग को लगाने के लिए उनको अनुदान भी दिया जाएगा। क्या, अनुदान भी दिया जाएगा। तो ये एक पूरा कानून बनाया गया विधायिका के द्वारा। तो अब महिलाओं को ये कह दिया गया कि आप कोई सार्वजनिक स्तर पर कोई चीज सामान बेच नहीं सकती और साथ ही साथ में उनका उपयोग नहीं कर सकती हैं, तो महिलाएं इसके लिए क्या करेंगी, कोर्ट जाएंगी, और कोर्ट जाने के पश्चात वो ये कहेंगी ये हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी समीक्षा करेगा और इतने कानून को काटकर निकाल देगा। क्यों, क्योंकि आप महिलाओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ये महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो इसको वो लागू करता, मतलब प्रवर्तित में रख देगा। ठीक है, तो ये इतना काट भी हटा दिया जाएगा और इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये रहे आपका अनुच्छेद 13(2). तो इसी को क्या कहा गया, वैध अवैध का नियम, वैध और अवैध का नियम। ये अवैध है जिसको हटा दिया गया और ये वैध है जिसको रख दिया गया। तो वैध अवैध का नियम या पृथक्करण का सिद्धांत इस 13(2) के द्वारा आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13(3) की। किसकी, अनुच्छेद 13(3) की बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 13(3) में क्या है। अनुच्छेद 13(3) में क्या है, तो अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि क्या है, विधि क्या है, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत कि विधि क्या है। तो इसके अंतर्गत आता है आपका विधि, उपविधि, आदेश, अध्यादेश, प्रथा, कुरीति, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, विधि के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठा कि भारत में जो है आजादी के पश्चात सारे जमीन के मालिक जो थे वो राजा या जमींदार थे, तो जनता के बीच में जमीनों को बांटने के लिए भूमि सुधार कानून लाया गया कि भूमि सुधार कानून लाया गया कि इनसे जमीनों को लेकर के आम जनता में बांट दी जाए। तो यहाँ पर प्रश्न ये आया, पहला प्रश्न था जो वो आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ एक वाद लाया गया था 1951 ईस्वी में कि आप ये बताइए, जो संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किया गया, नवीन सूची जोड़ी गई उसमें और संपत्ति के अधिकार को उसमें जो है ठेस पहुंचाया गया, और क्योंकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत है आपको, और 19(1)(4) में भी है आपका ये संपत्ति का अधिकार, तो इसको क्या किया गया, प्रभावित किया गया, क्योंकि भाई आपका अधिकार है कि आपकी जमीन पर आपका है क्या, ये आपका मूल अधिकार है,
तो वहां पर ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाले वाद में लाया गया कि क्या संविधान संशोधन विधि है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर विधि है तो ऐसी कोई भी विधि उसमें दिया गया है अनुच्छेद 13 में कि ऐसी कोई भी विधि जो कि मूल अधिकार को उल्लंघन करती है, अनुच्छेद 13 के तहत उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा उसे असंगत घोषित कर दिया जाएगा और वह शून्य हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर ये विधि होती, मतलब अगर ये विधि है तो वो क्या हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी, है ना। तो पूछा गया इस वाद में, उसने कहा कि ये संविधान संशोधन जो है ये विधि नहीं है, बहुमत द्वारा संसद या विधायिका के साधारण बहुमत 245 के तहत जो विधि बनाई जाती है वो विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद जो है मुद्दा सड़ गया है यहाँ पर। और इसके पश्चात गोलकनाथ बना पंजाब राज्य और लास्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है और 1973 में तो इस सिद्धांत जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आया, इसके तहत एक सिद्धांत का जन्म हुआ, उसे कहते हैं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। इस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में उस टाइम पे जस्टिस सीकरी, ठीक है, और उन्होंने ये निर्णय दिया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को चोट पहुंचाए बिना, अर्थात आधारभूत ढांचे पर चोट ना पहुंचे, आप चाहे जो संशोधन कर दीजिए। संसद को उसने निर्णय दे दिया। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। अब ये प्रश्न आया कि आधारभूत ढांचा क्या है। तो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत ये आता है, इसे अनुच्छेद 14 अर्थात विधि का शासन, ये आधारभूत ढांचा है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये क्या है, आधारभूत ढांचा है। देश की एकता एवं अखंडता, ये क्या है, आधारभूत ढांचा है। भारत की निर्वाचन प्रणाली, ये क्या है, आधारभूत ढांचा है। तो इन सब, संविधान की सर्वोच्चता, ये क्या है, आधारभूत ढांचा है। तो इन सबको हानि ना पहुंचे, ठीक, और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है ये भी आधारभूत ढांचे में आती है। ठीक है, तो इन सब में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ में कोर्ट ने कहा कि हम आपको समय समय पर बताएंगे कि आधारभूत ढांचा क्या है संविधान। ठीक है, तो ये वाद यहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन वाद से संबंधित जो चीजें हैं, ये 13(3) के अंतर्गत विधि क्या है, विधि वाले प्रश्न पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि न्यायपालिका और संसद के बीच जो भिड़ंत हुई थी, जो आपस में एक दूसरे को ईगो को हर्ट होने वाली बात हो गई थी उस टाइम पे, तो उसमें क्या निर्णय आया और किस तरीके से 3-4 वादों में क्या निष्कर्ष निकला, उन सबका एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।